अपमान वचन को क्या कहते हैं? स्लेंडर। और अपमान लेख को क्या कहते हैं? लाइक। इंग्लैंड में अपमान लेख और वचन में अंतर है, लेकिन भारत में कोई अंतर नहीं। ये याद रखना। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन जो आईपीसी में, वह आपका समूह की मानहानि और मृतक की मानहानि। ये भी लिखवाएंगे। समूह की मानहानि करना, मृत व्यक्ति की मानहानि करना, ये क्वेश्चन गलत ना हो, यही आपका गलती करते हैं लोग। समूह की मानहानि करना, मृतक की मानहानि करना अपराध है, लेकिन अपकृत्य नहीं है। बस एक ही लाइन याद रखिए। समूह की मानहानि करना, मृतक व्यक्ति की मानहानि करना अपराध है, लेकिन कार्य या अपकृत्य नहीं है। अर्थात अभियुक्त को दंडित करवाया जा सकता है इसके लिए, लेकिन मुआवजा नहीं वसूला जा सकता। अब आइए पहले मानहानि होती क्या है भाई ये बताया जाए, तब आपका सीआरपीसी में आया जाए। स्टार्ट में इतना ही पर्याप्त है। देखिए, मानहानि या डिफेमेशन जो है दो शब्दों के मेल से बना, एक मान और दूसरा हान। मान का मतलब होता है सम्मान, सम्मान का मतलब हुआ ख्याति, ख्याति का मतलब हुआ करेक्टर, करेक्टर का मतलब हुआ गुडविल, गुडविल का मतलब हुआ प्रसिद्धि। गुडविल मतलब क्या? साख, प्रसिद्धि। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपमान वचन द्वारा यानी कि सरेंडर द्वारा, मुख से बोलकर, या अपमान लेख द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचाता है, यानी कि प्रसिद्धि को क्षति पहुंचाता है, उसी को एक लाइन में डिफेमेशन कहा जाता है। आपका जिस प्रकार कहावत भी कही जाती है कि धन चला गया तो फिर कमा लेंगे, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो दवा दारू करके सुधरवा लेंगे, यानी कि दारू नहीं भाई, वो बताया जा रहा दवा का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धन चला गया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक बार ये ख्याति चली जाती है तो ये वापस नहीं आती। अतः चाहे बुरे लोग हों या अच्छे लोग हों, अपनी ख्याति के लिए ये कुछ भी कर देते हैं। यहाँ तक कि आजकल ऑनर किलिंग भी कर दी जाती है, अपने ही पुत्र और पुत्री की क्या कर दी जाती है, बस ख्याति के लिए, इज्जत बचाने के लिए हत्या भी की जाती है। और आपका इतिहास गवाह है कि चाहे अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, दोनों अपनी ख्याति से प्रेम रखते हैं। यानी कि चाहे वह वेश्या हो, चाहे डकैत हो, और डकैत भी चाहता है कि हम, बदमाश भी चाहता है कि हमारी ख्याति समाज में क्या हो, बहुत लंबी लंबी चले, यानी कि बड़ी दूर दूर तक। जैसे एक उदाहरण बता दिया जाए, आपका शोले फिल्म का गब्बर सिंह कहता है कि जब 50-50 मील दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये निकम्मी सरकार केवल 50,000 का इनाम रखती है। क्या मैं इतना कम इनामिया बदमाश हूँ? इतना दूर दूर तक बच्चा रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, यानी कि उसको भी लगता है कि हमारा नाम है तो हमारी ख्याति बदमाशों में ऊपर हो, इनाम थोड़ा क्या हो हम पे ज्यादा। आइए देखा जो भाई आपका मान है सीआरपीसी में बचा है, तब आपका आईपीसी पढ़ाई जाएगी। अभी सीआरपीसी की मानहानि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी में आप भी जानते हैं 2L में दी गई है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर असंज्ञेय अपराध है तो 155 के तहत एनसीआर दर्ज होगी, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और ये पुलिस हस्तक्षेपी नहीं है। अर्थात न तो पुलिस वारंट के बिना सामान्यतः किसी को गिरफ्तार करेगी,
और न ही इन्वेस्टिगेशन करेगी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। तो मुख्य रूप से मानहानि के मामले में क्या करना पड़ेगा? FIR नहीं होता, परिवाद। तो परिवाद की परिभाषा CRPC की धारा में 2B में दी गई है और परिवाद करिए 200 में परिवादी की परीक्षा होगी इत्यादि होगा CRPC में। तो परिवाद करेंगे तो कितने समय के अंदर करेंगे और कौन सी धारा परिवाद के बारे में उल्लेख करती है CRPC की, वही समझना है और वहीं से गलत हो सकता है, पूछा भी है कई बार। देखिए वो धारा आपका सबसे पहले 199, देखिए 199 भाई, 199 को बंटवारा करके पढ़िएगा। CRPC की धारा 199 का क्लास 1 पढ़िएगा और CRPC की धारा 199 का क्लास कौन सा? ध्यान से देखिए, CRPC की धारा 199 का क्लास 1 मानहानि के बारे में आपका संज्ञान या कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा इस बारे में प्रावधान करता है और ये बताता है कि कोई न्यायालय पीड़ित व्यक्ति के परिवाद पर ही कॉग्निजेंस लेगा अर्थात संज्ञान लेगा। तो क्या करना पड़ेगा? परिवाद या कंप्लेंट किसके द्वारा? सबके द्वारा कि पीड़ित द्वारा केवल? तो हमारी मानहानि हुई तो दूसरा आदमी परिवाद नहीं कर सकता, ये भी याद रखिए। अब ये समस्या है कि ये परिवाद कितने दिनों के अंदर किया जाएगा, तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। यदि आम आदमी की मानहानि हुई है तो तुरंत 368 देखना है या नहीं, 400 देखिए वो गलत धारा, ये 468 देखना है और पहले नियम बनाइए। अभी हम धारा 199 चल रहा है, 2 नहीं आया, 2 में अलग नियम चलेगा। अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसी दशा में कॉग्निजेंस की समय सीमा 6 माह हो। रट कर जाइएगा, अगर किसी अपराध में 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम के कारावास का दंड है तो संज्ञान की समय सीमा कितने वर्ष? 1 वर्ष। और अगर किसी अपराध में 1 वर्ष से अधिक की सजा हो लेकिन 3 वर्ष तक की सजा हो तो संज्ञान की समय सीमा 3 वर्ष। और 3 वर्ष से अधिक जिन अपराधों में सजा हो यानी कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक, उसमें संज्ञान की कोई समय सीमा नहीं। अब 499 आइए। मानहानि में सजा अधिकतम कितनी है? 2 साल। तो 2 साल सजा है तो ये किस में आएगा भाई? 1 साल से अधिक तो 3 वर्ष तक में, तो ऐसे में आएगा। तो संज्ञान कितने साल में लिया जा सकता है? 3 साल। यानी कि आम आदमी की अगर मानहानि हुई है तो संज्ञान की समय सीमा बताइए। ये UPSC और जे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं कि मानहानि के मामले में संज्ञान की समय सीमा क्या होगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन, जाकर भाई आप जे और APO देखिए, रिपीटेड है। तो मानहानि में कितना होगा? 3 साल। लेकिन लग जाने की कुछ न कुछ समस्या है। और यहाँ देखिए 199 का कौन सा क्लास 2। अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की मानहानि किया है, उपराष्ट्रपति किया है, किसी लोक सेवक की किया है, राज्यपाल की किया है, किसी मंत्री की कर दिया, तो ऐसी दशा में परिवाद किया जाएगा लिखित में और कोर्ट ऑफ सेशन के समझ। किसके समझ? कोर्ट ऑफ सेशन। और अपराध किए जाने के कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। यही महत्वपूर्ण है। वहाँ समय लिमिट हो गया, 3 साल नहीं, कितने दिन? और परिवाद लिखित में होगा, मौखिक नहीं। और सरकार की पूर्व मंजूरी से। 3 बातें याद रखें। हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे यानी कि लोक अभियोजक। फिर एक बार इसको मैं बता रहा हूँ। तो CRPC में
आपका फिर एक बार समझिए भाई, टेक्निकल क्वेश्चन एक बार और बता रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति की किसी ने मानहानि किया, उपराष्ट्रपति इत्यादि की, तो ऐसी दशा में नियम थोड़ा अलग है। यानी कि समता के अधिकार का ये क्या हुआ, वायलेशन, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। अब कौन परिवाद करेगा, लोक अभियोजक लिखित की मौखिक, लिखित किस न्यायालय में डायरेक्ट अब करेगा, मजिस्ट्रेट के नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन, कितने समय के अंदर अपराध किए जाने के 6 माह, और किसकी पूर्व सहमत से, सरकार। ये जरूर याद रखिए, यही क्वेश्चन गलत होगा। तो आम आदमी की मानहानि में संज्ञान की समय सीमा 3 साल और लोक अभियोजन करते हैं तो 6 माह, लेकिन राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से करेगा तो 3 साल उसको मौका होगा। एक और याद रखिए, व्यक्तिगत रूप से करता है, लोक अभियोजक भले न करे तो 3 साल, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कितना, 3 साल। इसको लिखिए भाई आपका। देखिए अब 499 बताइए, मानहानि या तो मौखिक की जा सकती है, या लिखित, या इशारों द्वारा, या संकेतों द्वारा, कोई रोक टोक नहीं। मानहानि के लिए ये हो कि कथन मानहानिकारक होना चाहिए, कथन का प्रकाशन होना चाहिए, और अन्य आदमी ये सोचे, अन्य आदमी की नज़र में जिसके खिलाफ कथन का प्रकाशन हुआ है उसकी ख्याति को क्या किया गया हो, कम। अब मृतक और आपका समूह बता दिया गया। अब देखिए आपका 499 इतनी बड़ी धारा है कि आपका पूरा बताना भाई संभव नहीं। मैं बता दूं, पूरा बताने के लिए 2 दिन चाहिए, और आपका, लेकिन आपको सतर्क किया जा रहा है 2-4 क्वेश्चनों से, या मैंने आप रूबरू होइएगा। एक तो अपवाद 10 मेंस में भले पूछा गया और प्री में कभी नहीं पूछा गया, और दूसरा उदाहरण पूछा जाता है, वह उदाहरण थोड़ा हम बता दें। और LLM प्रवेश परीक्षा में भी इस वर्ष में, इसके पहले वाले में पूछा गया था, इनोंडो। इनोंडो का मतलब हो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब द्विअर्थी, माने शब्द ऐसे हैं जिसका 2 अर्थ निकले, तो वादी को ये साबित करना पड़ेगा कि दूसरे अर्थ के लिए ही ये शब्द क्या हुआ था, प्रयोग। द्विअर्थी शब्द देखिए आपका, जैसे बनारस में है, क्या गुरु क्या हाल चाल है, तो गुरु का मतलब बनारस में 2 होता है, एक बहुत बड़ा गुंडा और एक गुरु होता है जो असली वाला है। अब इसके लिए तो देखिए टोन में बोला जाता है, बोलते हैं ना लोग, क्या गुरु क्या हाल चाल है, तो भाषा भी सतर्क रहना है। और उदाहरण 1 लाख में बता दें, उदाहरण भाई पढ़ लीजिएगा घर पे। देखिए A B से A कहता है बी के लिए कि बी तो बहुत ईमानदार आदमी है, ये चोरी करेगा, ये तो चोरी कर ही नहीं सकता। तो बताइए मानहानिकारक कथन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि व्यंग बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने चोरी की है। जैसे कि आपका मिर्जा अकबर के केस में, मिर्जा अकबर का केस आपका जो एविडेंस की धारा 10 में बताया जाएगा, उसमें आपका बंदूक से धुआं निकल रहा था और आया एक व्यक्ति और कहता है कि मैं इसे तो जानता हूँ, ये बहुत भोला भाला आदमी है और ये हत्या किसी की कर सकता है। फिर याद रखिए भोला भाला है, ये चोरी थोड़े करेगा। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी ने क्या किया है। भाई देखिए उदाहरण घर पर पढ़िए, लिखिए भाई पुस्तक आ गया आपका, या रुकिए लेक्चर दे दिया, जैसा आपका ज़्यादा पढ़ना नहीं है आगे तभी लिखवाते हैं, इसकी बात लेक्चर हो जाता हो लिखवा जाए, ये सही रहेगा। देखिए भाई आपका 499 में आपका 2 पॉइंट मैं बता चुका हूँ, समूह की मानहानि और किसकी, आपका मृतक अपराध है लेकिन अपकृत नहीं है, ये रट कर जाइएगा, ये नहीं कि। और मानहानि कैसे की जा सकती है, मौखिक की, लिखित की, इशारों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जा सकती है कि नहीं, सोशल मीडिया पर। तमाम लोग जेल में जा रहे हैं, देख रहे हैं पाती जरा कोर्ट पर। अगला देखिए आपका मानहानि के लिए जो सजा दी गई है, धारा 500
501 और 500। तीनों धाराओं में हल्का हल्का अंतर है और सजा की मात्रा से। तो सजा कितनी है? तो सादा कारावास 2 वर्ष तक का या जुर्माना। यानी कि तीनों धाराओं में एक पॉइंट का अंतर है, लेकिन तीनों धाराओं में सजाएं सेम है। और कितनी सजा है? तो सजा कम से कम याद रखिएगा, सादा कारावास यानी कि कठोर नहीं, सादा कारावास 2 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों। अब देखिए अंतर क्या भाई। धारा 500 निकाल लीजिए। धारा 500 कहती है मानहानि के लिए दंड। तो मानहानि के लिए दंड किस धारा में? 501 कहती है कि मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित करना या उत्कीर्ण करना। यानी कि अगर आप जानते हैं कि ये बात मानहानिकारक है, फिर भी पेपर में छाप दिए या दूसरा सोशल मीडिया, आप किसी ने मान लीजिए फेसबुक पर मानहानिकारक पोस्ट डाला और आपने उस ये जानते हैं कि ये मानहानिकारक पोस्ट है, फिर भी आपने उसे शेयर कर दिया। तो शेयर कर दिया इसका मतलब कि पब्लिश कर दिया हो, तो पब्लिश कर दिया तो जेल में डाल देती है सरकार। देखें कि नहीं? आपका देखिए सरकारें हैं, और जब जब सरकारें आती हैं आपका वही पार्टी उसी बात का विरोध करे। जैसे कि आपका योगी जी थे, ममता बनर्जी थी, 2 लोग तो प्रसिद्ध है इस मामले में भाई कि अपना इनकी सरकार नहीं थी तो सोशल मीडिया पर जो लोग पोस्ट डालते थे उनको शाबाशी देते थे। और जब इनकी सरकार बनी और आपका इन्हीं के खिलाफ लोग पोस्ट डालने लगे तो 2 साल बाद FIR के 2 साल बाद गिरफ्तार करके लोगों को कहाँ भेज दिए योगी जी? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख खड़ा किया और कहा कि तुरंत छोड़िए। ममता बनर्जी भी की और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से तुरंत क्या मिली? राहत। और सरकार को डांट लगाई कि छोटी छोटी बातों पर बस दुश्मनी निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और तुरंत छोड़ने का सबको क्या दिया? कई ऐसे कांड हुए भाई योगी जी को लेकर पोस्ट किया गया तो तुरंत गिरफ्तारी हुई। ऐसे ही आम आदमी के प्रति अपराध में होती गिरफ्तारी। अगला देखिए आपका 502, मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थों का बेचना। अब यहाँ आपका अगर मानहानिकारक माने सामग्री है और CD है या आपका डायरी है, किताब है और उसको आप बेचते हैं तो ऐसी दशा में बेचने वाला की दंड का क्या होगा? तो 3 याद रखिएगा। मानहानि के लिए दंड 500, जो मुद्रित करेगा वो 501 और जो वितरित करेगा वो। तो एक उदाहरण सटीक लाट में देखा जाए, बात न करिए। एक सटीक लाट में इस पर तीनों धाराओं पर उदाहरण देखा जाए। देखिए सटीक उदाहरण आपका ये रहा तीनों पर कि एक ने समाचार पत्र को एक मानहानिकारक लेटर लिखा तो ये 500 में दंडित हो। समाचार पत्र ने उसे प्रकाशित कर दिया तो 501। और जो आकर ये जानते हुए कि मानहानिकारक कथन इस पेपर में है और ले जाकर घर घर क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो 500। बस एक याद, लेटर भेजने वाला की धारा में 500 और छापने वाला 501 और उसको वितरित करने वाला। यही पॉइंट याद रखिए, दंड की मात्रा सेम है, बता दिया। अब आइए अध्याय 22। अध्याय 22 आपका आपराधिक अवित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका आपराधिक अवित्रास की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 503 में आपराधिक अवित्रास मतलब धमकी देना। ना तो लिख लीजिए, आपराधिक अवित्रास का मतलब क्या हुआ? धमकी देना। इसके बाद आपका जो बनता है 507, 5 बस एक लाइन याद रखिएगा, धमकी देना कहाँ दंडनीय? 3 में
इधर 507, 508, 509, 510, 511। फिर इधर से एक क्वेश्चन बिहार बना सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है इधर से 507 से फिर 511 तक धारा याद रखिए। देखिए भाई 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभिप्राय, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं और आप अपनी पहचान प्रकट नहीं कर रहे, यानी कि आपका अपना अनजान मोबाइल नंबर से धमकी दे दिया गया, लेटर भेजा गया धमकी का, लेकिन आपका कह सकते हैं कि लेटर में अभियुक्त ने अपना नाम ही नहीं लिखा। ये हुआ कि आपको जान से मार दिया जाए, लेटर भेजा लेकिन लेटर में नाम, फोन किया लेकिन अपनी पहचान छुपा लिया, तो कौन सी धारा लागू होगी? 507। इसी में हल्का सा आपको ये देखना है कि अगर क्षति का भय दिखाए और पैसे की मांग करे, तो मैं बताया था संपत्ति संबंधी अपराधों में क्षति का भय दिखाकर और पैसे की मांग की जाए तो ये एक्सटॉर्शन या क्या होगा? ये भी याद रखना है। यानी कि आपका 508 देखिए, 508 भी आपका काफी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी और प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये भय दिखाता है कि अगर वह यह कार्य नहीं किया तो दैवी अप्रसाद का भागी होगा, यानी कि भगवान उसका नष्ट कर देंगे पूरा समूल घर ही, या भगवान उसी को उठा लेंगे, भगवान नरक में या हेल में या जहन्नुम में भेज देंगे। आइए एक दो उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए एक बाबा आया, कौन बाबा ये ना पूछिएगा, कई बाबा है। एक बाबा आए और एक दरवाजे पर खड़े हो और ये कहे कि अगर तुम 10 रुपया भीख नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार को भगवान क्या करेंगे? ऊपर पहुंचा देंगे। तो बाबा ने कौन सी धारा का अपराध किया? तो 508, क्योंकि आप भयभीत कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो भगवान आपको क्या करेंगे? यानी कि देवी जी, यानी कि चामुंडा देवी या बाबा जो है ये सरपत बाबा, तो नरकुल बाबा, तो डंडा बाबा, तो कुर्सी बाबा, तो मेज बाबा, जितने देवी देवता उतना तो बाबा है। ये सब बाबा क्या करेंगे? आपको ऊपर उठा ले जाएंगे, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। ये अपराध है। और कौन सी धारा में अपराध है? 508। इसके बाद आपका 509 तो और महत्वपूर्ण है, 509 और महत्वपूर्ण है और इससे भी महत्वपूर्ण 510 है। 509 को देखिए भाई, आपका 509 का जो अपराध है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और इसको थोड़ा बहुत हम डिटेल में लिखवाएंगे भी, डिटेल में हल्का सा, क्योंकि इस पर आपका 3-4 केस लिखना है। देखिए भाई 509 क्या कहते हैं? शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है, यानी कि कोई व्यक्ति शब्द कहा है या अंग विक्षेप कर रहा है, यानी कि सलमान खान बन रहा है अंग विक्षेप, या वाक्य बोल रहा है या कार्य कर रहा है जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि 509 का अपराध केवल और केवल इसके प्रति हो सकता है किसी स्त्री के, पहला कोई इसके प्रति। और ये धारा हमेशा लगती है। देखिए आपका घूंघट का सिद्धांत याद रखना है, आपका ये भी बनता है
एक औरत भी का घूंघट उठा देता है तो कौन सा अपराध किया? हमला किया क्या? आपराधिक बल? दिमाग अच्छे कर बताइए। घूंघट उठाना क्या हुआ? हाँ, गलत ना हुआ। फिर एक बार देखिए, एक औरत भी का घूंघट उठा देता है तो कौन सा अपराध किया? तो कौन सा अपराध किया? आपराधिक बल। एक औरत का आप क्या कह सकते हैं कि कपड़े को फाड़ देता है, फाड़ देता है, तब कौन सा अपराध किया? और पूरी तरह नंगा कर देता है, द्रौपदी कांड हो जाता है, तब कौन सा अपराध किया? ये इंटरव्यू में पूछा गया था, इतना आसान नहीं है। ये प्रिया श्रीवास्तव जी जो हुई है और भी पुराने को लोग तो प्रिया श्रीवास्तव जी से ही पूछा गया था और इंटरव्यू के लिए सारे क्वेश्चन रटवाए गए। ये कि कुछ लोग डर गए, बार बार कहा जा रहा था कि डरिएगा ना, जो डर गया वो मर गया। सर कल बताए ही थे भाई आकर कि डरना क्या है भाई, हमारे में ताकत है, हम पढ़ेंगे और आपका कर सकते हैं, निकालेंगे। डर कर थोड़े काम किया जाएगा, यानी कि डर कर थोड़े एग्जाम पास हो जाएगा। ये नहीं आया तो ठीक है भाई, ये नहीं आया दूसरा क्वेश्चन आया। लेकिन डरिए ना, चाहे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, बिना डर भय के लिखिए तब अच्छा लिखते हैं। और जो डर जाता है वो मान के चलिए कि प्रिया श्रीवास्तव से एक क्वेश्चन आया, आपका घूंघट उठाना, फिर आधी साड़ी फाड़ी गई, फिर आपका पूरी साड़ी निकमनीय कर दी गई, तो कौन सा अपराध? अभी शरीर के प्रति अपराध बचे हैं और वहीं तो इसके बाद शुरू करना है, और क्या बचेगा? तो आपका 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, इसीलिए धाराएं बनी है। देखिए भाई आगे आपका अब ये है कि भाई घूंघट उठाते हैं तो वह आपराधिक बल होगा, ये आपको तैयार रखना है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल माना जाएगा, ये अलग धारा में जाएगा। 509 में संशोधन भी हुआ है 2013 ईस्वी में। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी गई है जो बेहद से हम बताएंगे, किसी स्त्री की प्राइवेसी या निजता या एकांतता को भंग करना, निजता भी कहा जाता है। देखिए भाई आपका इसमें देखिए वाक्य देखिए मेरे पढ़ना पड़ेगा। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, सम्मान का बन जाइए। अब क्या बताएं? या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। पहले 1 साल की सजा थी, लेकिन दिमाग स्थिर करके पढ़ना है। 2013 में जस्टिस जेस वर्मा समिति की सिफारिश पर इसमें दंड की मात्रा बढ़ाई गई और कितनी की गई? 30। और सब इसमें सही है, लेकिन एक पॉइंट आपको थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा जो आपका संविधान से भी गवर्न होता है। राइट टू प्राइवेसी। देखिए राइट टू प्राइवेसी वर्तमान में एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट। और अगर आप एकांतता को हम देखें तो अब कई एंगल से देख सकते हैं। पहला, किसी स्त्री की एकांतता या उसकी निजता या उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना, ये आपका 509 के तहत दंडनीय बनाया गया। किस धारा के तहत? 509 के तहत दंडनीय बनाया गया है। दूसरा, आईटी एक्ट के तहत भी अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर किसी की प्राइवेसी को भंग करते हैं, बार बार मिस कॉल मारिए, बार बार व्हाट्सएप से मैसेज करिए और बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए,
जब मना कर रहे तो क्यों फ्रेंड नहीं कर फेसबुक पर, यानी कि कुछ संदेह टाइप के होते हैं। जब तक फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट या एक्सेप्ट ना हो जाए तब तक क्या करते हैं, हाँ आपका देते हैं ये अपराध है। आईटी एक्ट के तहत निजता का स्त्री की क्या है, हनन है। वैसे दोनों की निजता वहाँ दी गई, पुरुष की भी स्त्री की भी, लेकिन 509 आईपीसी केवल किसके लिए बनी है, स्त्री के लिए। अब कभी बताया जाएगा आपका चलेगा तो, लेकिन भाई अब समय सीमा भी लगाई गई है, क्योंकि 7 फरवरी को एग्जाम है तो सब हमारे भाई मैंने हम पर भी दबाव है, लेकिन फिर भी भाई इतना बताया जाए कंसेप्ट कि आप याद रखें। अब एकांतता का अधिकार संविधान में ये बना कि सबसे पहले किस केस में एकांतता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। उत्तराखंड का मॉडल पिछली बार था, तो गोविंद का केस था, कौन था, हाँ गोविंद के केस में एकांतता का अधिकार क्या था, मूलत था। इसके बाद खड़क सिंह का केस आता है, फिर कहा गया खड़क सिंह का केस। फिर आपका मधुकर नारायण का केस आता है कि बेश्या को भी एकांतता का क्या है, हक है। फिर आपका केस आता है हॉस्पिटल एक्स बनाम जेड का आता है, जिसमें ये कहा गया कि एकांतता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, लोक हित के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर और लोक व्यवस्था के आधार पर आपकी निजता को क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। और अंतिम आया रिटायर्ड जस्टिस कुट्टू स्वामी, हेलो, रिटायर्ड जस्टिस के एस कुट्टा स्वामी। देखिए अंतिम केस आया रिटायर्ड जस्टिस मैंने कुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जज थे और 9 जजों ने सर्वसम्मत से ये फैसला दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट, लेकिन ये पूर्ण अधिकार नहीं। फिर मैं बता दूं, स्वास्थ्य के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर और राज्य की सुरक्षा के आधार पर आपकी निजता का वायलेशन किया जा सकता है। अब ये इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि आखिर कितने पुराने केस आए और ये केस आए, तो इसमें सब में अंतर क्या है। इंटरव्यू में आया था तो सब में बस एक अंतर है कि अन्य केसों में निजता के अधिकार को विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता दी गई, लेकिन इस केस में सबको एक जगह क्या कर दिया गया, एकत्र, और सभी मामलों में निजता के अधिकार को क्या दी गई, मान्यता। कभी डाकू तो कभी वेश्या तो कभी हॉस्पिटल, लेकिन इसमें सबको समाहित किया गया है और संविधान में बताया जाएगा। अभी तो भाई चलेगा इस संविधान। इस प्रकार आपका 509 भी समाप्त हुई। अब आइए 510। 510 भी आपका झारखंड में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन का मॉडल वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी धारा 510 पढ़िए, आपका जो धारा पढ़नी है कर सकते हैं 510 के साथ पुलिस एक्ट की धारा 34 भी पढ़नी है, यानी कि आपका आईपीसी की धारा 510 और पुलिस अधिनियम की धारा 34। ध्यान समझिए। अभी आपका झारखंड में पूछा गया था भाई, क्वेश्चन आ सकता है एकदम, मैंने कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन बन रहा है। ये नया क्वेश्चन ये बन रहा है कि आईपीसी की वह कौन सी धारा है
जिसमें सबसे कम कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है, तो वह आईपीसी की धारा 510 है, जिसमें सबसे कम कारावास का दंड है। तो कितना दंड है? 24 घंटे का कारावास या 10 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। तो इसमें है क्या भाई आपके? फिर एक बार याद रखिए, यही क्वेश्चन गलत होगा कि आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड किस धारा में है, पूछ रहे तो किस में मारेंगे? 510 में। कितनी सजा है पूछ ले? 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया तक जुर्माना या दोनों, ये याद रखना है। फिर आप याद रखिए, अब इसमें है क्या, अगर कोई व्यक्ति मत है, मत यानी कि 2 मूद वाला, 4 मूद भी ले सकता है भाई, नया साल है, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन नाली होली में ना और नाली में गिरे और कुत्ता अगर मुंह चाटने लगा, अब कोई मित्र अगर बदमाशी कर दिया, यानी कि मित्र ना रहा और फोटो खींच लिया या कोई ट्रेंडिंग फोटो खींच ली, तो ब्लैकमेलिंग भी करेगी और कहेगी कि भाई कुत्ता मुंह तुम्हारा चाट रहा था 2 तारीख को शाम को इस नाले में, और सोशल मीडिया पर मैं क्या कर दूंगी वायरल, 5 लाख दो, से भी एक साथ अपराध हुआ, 5 लाख मांगे सब। तो सतर्क रहेगा, यानी कि 2 बुद्धिया है, यानी कि मत है, कोई मत व्यक्ति है और लोग स्थान में औचार करता है, घर में नहीं, जैसे कि कोई शराब पिया और शराब पी के पब्लिक प्लेस या रोड पर, जो आम जनता के लिए रोड है, उस पर कभी इस बाइक वाले पर गिर जा रहा है तो कभी 4 व्हीलर के सामने, तो ये अपराध है और आईपीसी की धारा में अपराध है। 510 में कितना दंड है? तो आपका जवाब रहेगा कितना दंड है? 24 घंटे तक का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या इससे कम की सजा कारावास की किसी भी आईपीसी की धारा में नहीं। अब चूंकि ऐसा ही अपराध पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में भी है और उसमें दंड थोड़ा ज्यादा है। 34 में कितना दंड है? 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। तो पुलिस 510 क्यों लगा? डायरेक्ट कौन लगा दे? 34 ही लगा दे है। किसकी? आपका पुलिस एक्ट की कौन सी धारा लगा दे? तो क्यों उसमें कितना दंड है इसी कार्य के लिए? 8। लेकिन ये अच्छे से भाई दोनों एक साथ तैयार करना है, पुलिस एक्ट और क्या आईपीसी। अब आइए लास्ट अध्याय भाई, देखिए आज भी आपका आईपीसी पढ़ाया जाए भाई। ब्रेक ले लीजिए, शनिवार है, थोड़ा चला धीरे धीरे तो रेट ले लिया जाए 15-20 मिनट। आज 20 मिनट का रेट रहेगा भाई आपका, 6 बजे क्लास चलेगा। आज भी आईपीसी चलाते हैं सोमवार को, ताकि कुछ खींच जाए। इधर की धाराएं भी अपना पढ़ा दिया, लिखवाए सोमवार को, बाद केवल लेक्चर दिया जाए ताकि भाई। देखिए आपका बता दें भाई, 6 तारीख से सीआरपीसी लगेगी। 6 तारीख से शाम वाले बैच में सीआरपीसी लगेगी। आईपीसी अगर थोड़ा बहुत बची रह गई तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर किसी दिन निपटाया जाए, क्योंकि अब समय आ गया है, रोका नहीं जा सकता नए सब्जेक्ट। उसके बाद से आप अभी 10-12 दिन संविधान चलाएंगे और आपका 10-12 तारीख से आपका एविडेंस रहेगा, क्योंकि एविडेंस आपका छोटा है, 15 दिन में बहुत अच्छे से हो जाए। हाँ, जिसको भाई नोट चाहिए सीआरपीसी का, लिखवा नहीं जाएगा एविडेंस सीआरपीसी। आप नोट पहले से तैयार हैं, आप नोट ले लीजिएगा सोमवार को जिनको चाहिए, और लिखवाया सीआरपीसी और एविडेंस नहीं जाएगा। नोट पर्याप्त है, काफी भारी भरकम और 3-3, 4-4 माह लग के बना है नोट। आप नोट लेंगे और लेक्चर दिया जाएगा, जो नई बात रहेगी उसी नोट में क्या करेंगे, कम ही नई बात मिलती है, लेकिन 2-4 नई बात तो भाई नया क्वेश्चन आ रहा है तो मिलेगा। तो आपका आईपीसी चलेगी 20 मिनट बाद अभी चलेगी। तो अभी लगता है कि जज साहब ने भी इशारों में कह दिया था, भले डायरेक्ट न कहे, वो लाके छात्र जानते हैं कि सब वकील ही वर्ग है,
लेकिन एक इशारे में कह दिया कि भाई आप सबसे माने विद्वान वर्ग माना जाता है, वकीलों को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, और आपका कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपका सामाजिक कर्तव्यों का क्या करिए और विधिक कर्तव्यों का देखो, यानी कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या 52 बीघा पुदीना वाले करेंगे, यानी कि फेंकने वाले तो करेंगे नहीं, जो कुछ नहीं जानते और बताते हैं कि नहीं नहीं आत्महत्या का प्रयास तो 410 में है, और जबकि है किसमें 300 में। एक धारा भी याद रखना है। भाई प्रयास करिए, अपना मास्क मंगा लिया गया है, 200-300 मास्क आपका बाहर रखा रहेगा, सैनिटाइजर भी है, तापमान नापने वाली मशीन भी सुबह से आपका रख दिया जाएगा, जिसको अपना जरूरत हो या एक बार बीमार को नपवा भी दिया जाए, मशीन है, सब व्यवस्था आपका रखी गई है। और तो ये प्रशासन की ओर से भाई आपके, क्योंकि कई कोचिंगों पर छापा भी पड़ा है और एक दो कोचिंगें सील भी हो गई, इसलिए आपका सूचना देना आवश्यक है। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम है, कोई समस्या है कि अलग बात है कि अधिवक्ता हम लोग हैं संभाल लेंगे, लेकिन भाई घाट फूक करनी पड़ेगी ना, और 2-3 दिन अगर घाट फूक में लग गया तो भाई 2-3 दिन में मैं बता दूँ आप 4-5 क्वेश्चन पीछे हो जाए। एक दिन में मान कर चलिए आप 5 क्वेश्चन अन्य लोगों से 4 क्वेश्चन ऊपर पड़ गए, ये हर हाल में मान कर चलिए क्या जो आपने पढ़ा अन्य लोगों से 2 क्वेश्चन क्या हो गए। और प्रयास हमारा भी है आपका कि किसी भी माने छात्र और छात्रा का इस बार बिहार एपीओ में फ्री न हो, उसके बाद मेंस का आपका बैच चलाया जाएगा 10 और 11 फरवरी से 21 आपका सुबह भी चलेगा शाम को, क्योंकि आपका बैच भी हमने बढ़ा दिया है, सुबह भी एक बैच स्पेशल आपका एपीओ का 10:30 बैच से लगा है, शाम को तो चल ही रहा है। तो सुबह इसीलिए हमने हिम्मत बात कर 2 बैच किया है, पहले एक ही चलता था, एक बैच तक पढ़ाता है उसके बाद जाता है यहाँ। तो आइए देखा जाए अब आपका 511 अभी नहीं पढ़ना है, इसके पहले कुछ कंसेप्ट बनाना है, तब आगे पढ़ना है। देखिए कुछ कंसेप्ट बनाइए। देखिए आपका कि अपराध के लिए, अब यहाँ से कंसेप्ट बनाइए, अपराध के लिए अभी झारखंड में पूछा गया था भाई एपीओ में, अपराध के लिए 2 तत्व आवश्यक, एक क्रिया और मेंशन। अगर आपका कहा जाता है कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंस से क्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का, ये आपका मैसेज। अब अपराध, एक अपराध पूर्ण अपराध होता है और एक अपूर्ण। पूर्ण अपराध में क्या होता है कि व्यक्ति सफल हो जाता है, जैसे कि ए ने बी को गोली मारी और जान से मारने के इरादे से बी मर गया, यानी कि कार्य पूर्ण हो गया, इसको हम कहते हैं पूर्ण अपराध। दूसरा उदाहरण, ए ने बी को जान से मारने के लिए गोली चलाई लेकिन दवा दारू से भी बच गया, अर्थात इसका मतलब कि ए अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ बल्कि क्या रह गया, असफल। तो जो असफल रह जाते हैं आपका कह सकते हैं उसी अपराध पर चल रहा है, जो असफल आपका रह जाते हैं उसी को कानूनी भाषा में क्रिमिनल अटेम्प्ट कहते हैं, आपराधिक प्रयत्न। अब आइए यहीं से आपका पहला जो झारखंड का मॉडल है, इसी मॉडल पर चलना है कि अपूर्ण अपराध या प्रारंभिक अपराध या आरंभिक अपराध या इंसिएंट ऑफेंस किसे कहा जाता है। तो अपूर्ण अपराध या प्रारंभिक अपराध का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने अपराध करने की दिशा में वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह उसमें सफल नहीं हो पाया।
जैसे कि आपका राहुल गांधी जी है, वह सब कुछ किए जो उन्हें करना चाहिए था बिहार और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, फिर भी क्या रह गए, असफल रह गए। लेकिन सब कुछ किए। उसी प्रकार अपराध कारित करने की दिशा में व्यक्ति वह सब कुछ करता है जो उसे करना चाहिए, फिर भी कहीं न कहीं क्या रह जा गई, कमी, और अपराध पूर्ण नहीं हो पाया। तो झारखंड का मॉडल ये है। इसी को अपूर्ण अपराध कहते हैं। प्रारंभिक अपराध, आरंभिक अपराध, एक और शब्द आता है, लिखवाया जाएगा, अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब कि जो पका न हो। पका न हो का मतलब कि कार्य पूर्ण हुआ कि न हुआ, न हुआ, बस रटे रहिए। अब झारखंड का मॉडल देखिए। निम्नलिखित में से कौन से अपराध अपरिपक्व या इंसिएंट अपराध हैं, यानी कि अपरिपक्व अपराध है। तो ये लिस्ट झारखंड का मॉडल है। 3 अपराध ऐसे हैं जो अपरिपक्व है। पहला आपका आपराधिक प्रयत्न, आप क्रिमिनल अटेम्प्ट है। दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र है। और तीसरा एबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण। तीसरा कौन है, और उपयुक्त सभी। ये पहले मॉडल बनाइए, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका झारखंड ने बनाया, बिहार भी बना सकता है कि अपूर्ण या अपरिपक्व या प्रारंभिक अपराध कौन है। तो कौन कौन है? 3। आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट, रटे रहना है पहला। दूसरा कौन है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र या साजिश। और तीसरा दुष्प्रेरण। और इन्हीं तीनों अपराधों के बारे में अब हमें पढ़ना है। याद रखिए, किसके बारे में पढ़ना है? इन्हीं, यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे पूर्ण अपराध नहीं, बल्कि कैसे अपराध अपरिपक्व या पहला मॉडल जो बनता है, तीनों का एक एक उदाहरण कैसे अपूर्ण है ये बता दिया जाए, तब एक एक करके शुरू करना है। और तीनों एक साथ पढ़ा जाता है। मैं बता दूं, जब भी घर पे पढ़िए, आपका इस मॉडल से पढ़िए कि परिपक्व अपराध कौन है। तो आइए पहले दुष्प्रेरण का बताया जाए। ए ने बी को उकसाया कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो, और बी ने हत्या करने से इनकार कर दिया। तो बताइए, कार्य सफल हुआ कि असफल? आप लोग बताइए। तो ये कौन सा अपराध हुआ? और अपरिपक्व अपराध का मतलब ये हुआ कि कार्य पूर्ण नहीं। तो हुआ कि नहीं अपरिपक्व या प्रारंभिक? हुआ अपूर्ण अपराध। आपराधिक शरण देखिए, ए तथा बी दोनों साजिश रचते हैं कि चलो सी की हम लोग हत्या कर देंगे या करा देंगे। तो ए और बी आपस में करार करते हैं, सहमत हो जाते हैं, साजिश रचते हैं कि हम लोग बी की हत्या किसी से करा देंगे या कर देंगे। अब तब तक ए और बी पकड़ लिए जाते हैं। अब आप लोग बताइए, क्या हत्या हुई या क्या कार्य की दिशा में कोई आगे बढ़ा? नहीं। अभी क्या रचा गया था? केवल साजिश। फिर भी ये अपूर्ण अपराध है। और ए तथा बी साजिश रचने मात्र के लिए दंड के भागी होंगे 120 ए और 120 बी। याद रखिएगा। और तीसरा आपराधिक प्रयत्न। आपराधिक प्रयत्न का मतलब ये हुआ आपका कि व्यक्ति ने अपराध करने की दिशा में वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह क्या हो गया? विफल। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण हुआ कि नहीं कार्य? तो अपूर्ण कार्य हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे? आपराधिक प्रयत्न। तो पहले आपका प्रयत्न को ही देखा जाए, तब षड्यंत्र को, अब कब किसको? दूसरा। इसीलिए छोड़ा भी गया था। ये सारे चैप्टर इसीलिए छोड़े गए थे कि बाद में बताए जाएंगे एक साथ। अब समय आ गया है कि तीनों को क्या किया जाए, बताया। देखिए, ये कॉन्सेप्ट भाई लिखे ना, मैं फिर बता दूं, ये जरूर याद रखिए। अपूर्ण या परिपक्व। आइए देखा जाए पहले आपराधिक प्रयत्न। आपराधिक प्रयत्न या क्रिमिनल अटेम्प्ट,
तो आपराधिक प्रयत्न होता क्या है? तो आपराधिक प्रयत्न की परिभाषा आईपीसी की धारा में दी गई है। की धारा में दी गई है कि नहीं? हाँ, ये नहीं कि दी गई है। आपराधिक प्रयत्न को परिभाषित करना कठिन है और आज तक आपराधिक प्रयत्न को आपका आईपीसी में परिभाषित नहीं किया जा सका है, आज तक नहीं किया। तो आखिर आपराधिक प्रयत्न होता क्या है? तो किसी कार्य को करने की दिशा में सीधी कार्यवाही ही आपराधिक प्रयत्न होती है। अगर कोई बाधा नहीं आती तो व्यक्ति उस कार्य में क्या हो जाता? सफल। जैसे ए ने बी पर बंदूक चलाई, गोली और बंदूक बी के बगल से निकल गई। अगर निशाना नहीं चूकता तो बी कहाँ पहुँच जाता? ऊपर। यानी कि वह सब कुछ ए ने किया जो बी को मारने के लिए करना चाहिए, लेकिन निशाना चूक जाने के कारण बी जिंदा बच गया। तो ए ने कौन सा अपराध किया? प्रयत्न किया, आपराधिक प्रयत्न किया। आपराधिक प्रयत्न आपका कह सकते हैं जब अपराध के चरण पर चला जाए, ये भी क्रम पूछा जाता है। अपराध के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? मन में इरादा या आशय। इसके बाद आदमी क्या करना शुरू कर देता है? तैयारी। इसके बाद क्या करता है? प्रयत्न। और प्रयत्न जब सफल हो गया तो कार्य क्या हो गया? आइए एक लाइन देख लिया जाए। चरण याद रखिएगा। पहला चरण क्या है? देखिए आपका एक दो लाइन देखना, ये भी निपटा दिया जाए, चरण अलग से ना पढ़ा जाए, अब इसी में समेट दिया जाए। अपराध, कोई भी अपराध सामान्यतः एकाएक नहीं होता। जैसे कि आप लोगों पर उदाहरण दिया जाए भाई, सबसे पहले कहीं से आप सुने होंगे तो आपके मन में इरादा आया, मैंने मन बना कि चलो हम भी तैयारी करेंगे बिहार एपीओ। तो जब मन में इरादा बना तो उस इरादा को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ आ गए और प्रिपरेशन करने लगे, और जाकर जब परीक्षा दे देंगे तो आप क्या करेंगे? प्रयत्न। और परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो आपका कार्य भी क्या हो जाएगा? उसी प्रकार अपराध में होता है। देखिए कुछ लोग तैयारी करने के बाद भी कहेंगे कि गया सेंटर में कौन पिंडा पारने जाएगा परीक्षा गई चूल्हे भाड़ में, और यही रह जाएंगे। कुछ लोग होंगे कि चाहे गया हो या पटना हो, जाएंगे जरूर। तो कुछ यानी कि तैयारी करने के पश्चात व्यक्ति अपना विचार क्या कर सकता है? बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। याद रखिएगा। तो आपका देखिए, डिटेल में देखिए दो लाइन भाई, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए जो इंटेंशन है, व्यक्ति के मन में जो भावनाएं हैं उसको देखा नहीं जा सकता, ये मानसिक तथ्य है। और व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये कोई जान नहीं सकता। मैं बता दूं, अतः कहावत ये कही जाती है कि विधि मनुष्य के हृदय में निवास नहीं करती, वह मनुष्य के वाद आचरण हाव भाव चाल चलन को देखती है, निवास नहीं करती। यानी कि मानव क्या दानव भी, क्या देव क्या असुर भी ये नहीं जान सकते कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। और जब मनुष्य के मन को जाना नहीं जा सकता तो मात्र बुरे इरादे के कारण किसी को क्यों दंडनीय बनाया जाए। तो आपराधिक इतिहास में मात्र मन में बुरा इरादा रखना कभी भी दंडनीय नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं जा सकता। अब आइए आशय के बाद जो दूसरी सीढ़ी या दूसरा स्टेप होता है अपराध की ओर, वह प्रिपरेशन होता है। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, प्रिपरेशन का मतलब हुआ कि अपराध कारित करने के लिए साधनों को एकत्रित करना। यानी कि जब व्यक्ति अपराध करने के लिए साधन एकत्रित करने लगता है, इसका मतलब हुआ कि वह क्या कर रहा है? तैयारी भी सामान्यतः दंडनीय नहीं है,
क्योंकि तैयारी करने के बाद भी व्यक्ति अपने विचार बदल सकता है। तो दो उदाहरण देखिए जहाँ की व्यक्ति क्या बदल दिया, अपना विचार बदलवाइए भाई। देखिए एक जाकर मार्केट से जहर लाया है और बी जाकर पुलिस को शिकायत कर दिया कि हजूर ये जहर लाकर अपने घर में रखा है और इस जहर से मुझे क्या करेगा, मारे। तो ये सही बात है कि ये ने अपराध करने के साधनों को क्या कर लिया है, एकत्रित, लेकिन ये अपना मन या विचार या थाट अभी भी बदल सकता है और ये कह सकता है ये चूहे जो हैं ये हमारी किताब उतर दिए थे और मैं ये जहर चूहों के मारने के लिए लाया था, न कि भी। यानी कि तैयारी करने के बाद भी व्यक्ति अपने विचार को बदल सकता है, इसलिए सामान्यतः तैयारी भी दंडनीय नहीं। लेकिन कुछ तैयारियां ऐसी है, आगे पढ़ाया जाएगा, जो ये माना जाता है कि आपने तैयारी की है तो निर्दोष भावना से की होगी, यानी कि निर्दोष भावना से नहीं की होगी, और वह तैयारी है आपका डकैती की तैयारी, दूसरा सिक्कों की कूटकरण की तैयारी हो गई, तीसरा आपका कह सकते हैं कि भारत के माने संबंधी जो देश हैं आपका लूटपाट की तैयारी। ये सब तैयारियां क्या हैं, दंडनीय। यानी कि सिक्का ढालने की मशीन लाए, पकड़ लिए गए, तैयारी में है काम, तो सिक्का ढालने की मशीन से नोट आपका कागज थोड़े छपेगा, क्या छपेगा, सिक्का ही तो छपेगा, तो पकड़े जाएंगे। तो डकैती की तैयारी कल बताया गया था, कल पर दंडनीय है। ये तैयारी दूसरा चरण निकला। तीसरा चरण तैयारी के बाद, जैसे आप लोग तैयारी के स्टेज में अब या किस स्टेज में है, तैयारी के बाद व्यक्ति प्रयत्न करता है, यानी कि तैयारी के बाद उस कार्य को करने की दिशा में सीधा प्रयास करता है। तो वही बूंद वाला पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पी 10 बूंद से जहर से मरता, तो जैसे ही आपने पी को पहला बूंद दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्रयत्न कर दिया, यानी कि कार्य करने की दिशा में जैसे ही आपने कौन सा कदम बढ़ाया, पहला, अब आपने प्रयत्न कर दिया। याद रखिए, जैसे गिलास में अभी मैंने पानी लेकर एक बूंद डाल दिया, ये तैयारी है, लेकर गया तैयारी है, गिलास रख दिया तैयारी है, लेकिन गिलास को क्या किया, पिला दिया, और भले एक बूंद पिलाया हो, 2 बूंद न पिलाया हो, प्रयत्न माना जाए, ये याद रखिए। चौथा कार्य की पूर्णता, प्रयत्न हमेशा दंडनीय, ये याद रखिए, और कार्य की पूर्णता भी हमेशा क्या है, दंडनीय। और इसी आपराधिक प्रयत्न को आईपीसी में किस रूप में देखा गया है, तो अब आइए अध्याय हम 23 चलते हैं, और अध्याय 23 सबसे लास्ट अध्याय है, और आईपीसी का एक ही धारा है इसमें 511। देखिए आपका आईपीसी की धारा 511 आपराधिक प्रयत्न के बारे में एक रिजुडियरी सेक्शन है, एमपी का मॉडल देखिए। अगर प्रयत्न को किसी अन्य धारा में अलग से दंडनीय बनाया गया है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त 511 के तहत दंड का भागी नहीं हो। तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जहाँ की वह अपराध और उस अपराध का प्रयत्न एक साथ दंडनीय बना दिया गया है। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं कौन बताया था, डकैती और डकैती का प्रयत्न दोनों एक ही धारा में कहाँ दंडनीय बना दिया गया है, 395। तो 511 अप्लाई नहीं होगी, तो अभियुक्त की धारा के तहत दंड का भागी होगा 355। 511 नहीं। कुछ प्रयत्न ऐसे हैं जो अलग से आईपीसी में दंडनीय बनाए गए हैं, जैसे 309 हो गया, आपका 307 हो गया, आपका 308 हो गया, और आपका 395 तो बता ही दिया गया, अपराध और प्रयत्न दोनों एक साथ।
लेकिन 3 धारा एमपी का मॉडल है, पूछ सकता है बिहार में। देखिए, अगर प्रयत्न को अलग से दंडनीय बनाया गया है तो 511 अप्लाई नहीं हो। तो आईपीसी में आत्महत्या का प्रयत्न 309 में दंडनीय अलग से, तब भी 511 लागू नहीं होगी। हत्या का प्रयास 307 में दंडनीय है, 511 नहीं 307 लागू होगा। और हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध का प्रयास 308 में दंडनीय है, तो 308 के तहत अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई होगी, न कि 511। तो 511 कब लागू होगी? जब आईपीसी में प्रयत्न को अलग से कहीं दंडनीय न बनाया गया। अब आइए, आईपीसी में बताया तो मैं 290, थोड़ा कोरिलेट करिए, दिमाग में याद रखिए। आईपीसी की धारा 290 आपका मैं बताया था, भले याद हो फिर याद करिए। लोक न्यूसेंस को दंडनीय करने वाली एक अवशेषी धारा है, रिजुडियरी धारा है, अवशिष्ट धारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 269 से लेकर और 289 तक लोक न्यूसेंस कहीं नहीं दंडनीय है, तो वह किस धारा के तहत व्यक्ति दंड पाएगा? 290। और सजा रट कर जाइएगा, अधिकतम कितना मैं बताया था? 200 रुपया जुर्माना रट कर जाइएगा। उसी प्रकार 511 समझने के लिए भी आवश्यक है कि अगर आईपीसी में आपराधिक प्रयत्न को अलग से कहीं दंडनीय बनाया गया है तो 511 अप्लाई नहीं है। मेंटी का मॉडल देखिए इसी पर। आईपीसी की धारा 511 कब लागू होगी? जब मामला 307 में आए लागू होगी कि नहीं? 309 में आए लागू होगी कि नहीं? और 308 में आए, इनमें से कोई नहीं। क्या मार्क कराएंगे? इनमें से कोई। अब दे देगा इसी में कि जब मामला आपका 309 में आए, 307 में, 308 में, और दे देगा 378 में आए। तो आप लोग बताइए, क्या चोरी का प्रयास अलग से किसी धारा में हमने बताया था कि दंडनीय है? नहीं। तब तुरंत चोरी का बक्सा खोलता है, बक्सा खाली था, तो तुरंत वह की धारा के तहत दंड का भागी होगा, क्योंकि चोरी का प्रयास अलग से कहीं दंडनीय 378 में लागू हो। ऐसा मॉडल है, वैसे पूछा नहीं गया कभी। आइए 511 को देखा जाए भैया। 511 के बारे में 7-8 लाइन आपको जरूर याद करना पड़ेगा। और ये आपका पहला आपका 511 धारा जो है, यह अध्याय याद रखिए किस अध्याय में है? एकलौती धारा। दूसरा आपका आपराधिक प्रयत्न के बारे में, ये कैसी धारा है? एक क्वेश्चन बनता है, एक सामान्य धारा है। सामान्य मतलब साधारण, साधारण माने अवशेषी, अवशेषी का मतलब हुआ आपका अवशिष्ट या रिजुडियरी। रिजुडियरी का मतलब ये हुआ कि कहीं प्रयत्न अलग से परिभाषित नहीं है, तब यहाँ 511 किस अपराधों में लागू होगी? तो अब मृत्यु दंड पे लागू होगी कि नहीं? नहीं। मृत्यु दंड के मामलों में जिसमें है आजीवन कारावास में लागू होगी कि नहीं? बताते रहे तो कारावास के मामलों में लागू होगी जुर्माना। एक कंसेप्ट बना लीजिए भाई, एक बार चारों लिख दिया। जिन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है, उनके लिए 511 अप्लाई नहीं हो। पहला नियम याद रखो। दूसरा नियम, जिन अपराधों में केवल और केवल जुर्माने का दंड है, वहाँ भी 511 लागू नहीं हो। ये जुर्माने से नहीं, याद रखिए, यहाँ भी नहीं। तीसरा नियम, जिन अपराधों में लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास या कारावास का दंड है, उन अपराधों में 511 लागू है।
सतर्क रहिएगा। किन अपराधों में? आजीवन कारावास और क्या? अगर कोई व्यक्ति आपराधिक प्रयत्न करता है जिसमें कि आजीवन कारावास की सजा हो या कारावास की, तो ऐसी दशा में वह उस अपराध के लिए वर्णित अधिकतम दंड का आधा से अधिक दंड नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है और कोई व्यक्ति उसका प्रयत्न करता है, तो उस आजीवन कारावास का इतने से अधिक दंड नहीं पाएगा, आधे। तो जुर्माने की मात्रा मैं कम करा रहा हूँ कि कारावास की, बताइए। जुर्माना पर असर नहीं पड़ेगा। और कारावास का दंड है तो यहाँ भी आधे से अधिक पाएगा कि नहीं? नहीं पाएगा। तो पहले कारावास एक उदाहरण देखा जाए, तो कि आजीवन कारावास में फिर एक धारा कौन ऐड करनी है? 57 पूछा भी गया था झारखंड। लेकिन पहले कारावास का एक उदाहरण देखिए, टेक्निकल है थोड़ा। कारावास का चोरी का ही लिया जाए। मान लीजिए ए बी के घर में घुसता है और घर में घुसा चोरी करने के इरादे से पुलिस अत्याचार किया। पहला तो ये किया, घर में घुसकर बक्से को देखता है और बक्सा क्या करता है? उठाता है कुंडी खोल के, और उठाकर पाता है कि बक्सा क्या है? खाली। बताइए चोरी किया कि चोरी का प्रयास? चोरी का। बताते रहे क्या किया? तो अगर चोरी करता तो किस धारा में आता? 380। कितना दंड अधिकतम मिलता? 7। लेकिन अब किस पर रह गया? प्रयत्न पर। और चोरी का प्रयत्न अलग से कहीं दंडनीय नहीं बनाया गया है, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 511। कितना अधिकतम दंड है? तो इसका कितना मिल सकता अधिकतम? इसका आधा से अधिक। तो आधा जोड़ लीजिए, आधा मतलब कितना हो गया? 7 साल का, यानी कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 साल तक के कारावास की सजा अभियुक्त को ऐसे मामलों में दी जा। इसको समस्या तो बोलता है कारावास पर निपटाया गया। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है, यही बार बार गलती हो रही है यूपी और हर एक राज्य बना रहा है। ध्यान से समझिए। सामान्यतः आजीवन कारावास का मतलब होता है लाइफ टाइम का कारावास। 14 साल का नाम मार दीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि आजीवन कारावास का मतलब क्या हुआ, तो जब तक अभी अपराधी की मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। अलग बात है कि अच्छे आचरण के आधार पर अपराधियों को पहले ही 14 साल के बाद क्या किया जाता है, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर ऐसे नहीं। फिर एक बार याद, आजीवन कारावास का मतलब हुआ लाइफ टाइम का कारावास, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास, या अवशिष्ट जीवन तक के लिए कारावास। वो अलग बात है कि हर एक राज्य का जेल मैनुअल अलग अलग है और उसमें 14 साल के बाद ज्यादातर राज्यों में आचरण अच्छा होने पर छोड़ दिया जाता है। वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं। अभी आया 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में लागू हो, और ये कहा गया है कि ऐसी दशा में आपका जो दंड की मात्रा होगी वह आपका आधा से अधिक नहीं होगी। तो भाई आजीवन कारावास का मतलब कि जीवन भर का कारावास। अब आधा कैसे किया जाए? तो फिर एक बार याद रखें, जब दंड 57 धारा बताया जा रहा है 57, जब आपका कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है, भिन्न में, यानी कि जब का आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्न में करनी है। भिन्न का मतलब आजीवन कारावास का आधा निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो, तभी ये नियम जो मैं बताऊंगा दिमाग में रखिएगा। हमेशा नहीं, ये कब
जब आजीवन कारावास की गणना किसमें करना होगी, तो आईपीसी की धारा 57 पूछा गया था, झारखंड में आगे भी पूछ सकता है। धारा 57 बताती है कि आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य माना जाएगा। तुल्य मतलब क्या हुआ, समान। तो आजीवन कारावास कब 20 वर्षों के सामान्य होगा, सामान्य वे में नहीं। जब उसकी गणना कैसे करनी है, दंड की। तो बताइए 511 में आजीवन कारावास का दंड कितना दिया जाएगा, आधा निकालना है। तो कौन सी धारा आईपीसी की कवर करेंगे, 58। और आजीवन कारावास कब कितना, तो इसका आधा निकाल लीजिए तो कितना, 10। ये आपका नियम, यानी कि ये नियम है और यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस रहता है। 511 केवल कारावास को आधा करती है, न कि जुर्माने। नाम बैठाए और जुर्माने से दंडनीय और मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों में 511 लागू होगी कि नहीं, नहीं होगी। देखिए ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपका भी कर्तव्य है कि स्पीड में थोड़ा चल रहा है और मजबूरी है, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि दिमाग स्थिर रख के पढ़िए। और कहाँ कहाँ कौन कौन क्वेश्चन बना है मैं लगातार मॉडल के साथ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन यूपी में बन चुका है, एमपी में भी, झारखंड में, चूंकि बिहार में आईपीसी थी ही नहीं, लेकिन अब तो हो गई है ना, अब तो बना ही सकता है भाई, अब थोड़े रोक। आइए अगला देखा जाए अपूर्ण अपराध का। भाई अपूर्ण अपराध ये पहला हो गया आपराधिक कृत्य, सिद्धांत अलग से बताया जाएगा। दूसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसको कहते हैं आपराधिक साजिश या आपराधिक षड्यंत्र। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पहले एरिया हम कवर कराएंगे। जब भी आपराधिक षड्यंत्र पढ़िए तो पहला तो अपरिपक्व अपराध, ये ध्यान दिमाग में बैठाना है। फिर आईपीसी की धारा 107 का कौन सा खंड, ये यूपी एपीओ में डायरेक्ट आया है कि दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र कहाँ दिया गया है, यह है उसका क्वेश्चन। फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में, खंड वाइज भी याद करके जाइएगा, आजकल खंड वाइज ज्यादा याद पूछता है। इसी के साथ 120 ए भी पढ़ना है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। इसी के साथ आपका साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना है और साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा 10 भी पढ़नी है, कौन सी। इसी के साथ आपका 223 सीआरपीसी पढ़ना है, कौन सी धारा, 223 सीआरपीसी। और इसी के साथ एविडेंस की धारा 133, कौन सी, याद रखिए कौन सी धारा पढ़नी है, 133, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स यानी कि सह अपराधी। तो जो ये आपराधिक षड्यंत्रकारी होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सह अपराधी। सह अपराधी का मतलब ये हुआ कि जो अपराध में किसी भी तरीके से शामिल हो लेकिन इरादे के साथ, अपराध करने के इरादे के साथ। अगर इरादा नहीं है तो वह आपका सह अपराधी नहीं माना जाएगा, और इरादा है तो क्या माना जाएगा, सह अपराधी। एक दो उदाहरण देखिए भाई। ए, बी तथा सी, अंग्रेजों के जमाने का उदाहरण बता रहा हूँ। ये तीनों अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आपका लोगों को भड़काने के लिए यानी कि राजद्रोह के लिए साजिश रखते हैं, और अभी भड़का नहीं पाते तब तक पकड़ लिए जाते हैं। ऐसी दशा में ये साजिश के लिए दंड के क्या होंगे, भागी। अब ये सब अपराधी भी हैं, तो अंग्रेजी सरकार यहीं का इतिहास गवाह है कि अंग्रेजी सरकार ने इसे नियम का आपका पालन ज्यादा किया। तीनों सह अपराधी हैं तो आपका एक को अंग्रेजी सरकार मिला लेती थी, यानी कि ये कहती थी कि तुम अपने साथियों के साथ गद्दारी कर। गद्दारी का मतलब कि इकबाली साक्षी बन जाओ। भाई देखिए सह अपराधी
जब सब इकबाली साक्षी पूछा गया राजस्थान में, इकबाली साक्षी कहाँ है एविडेंस में? 154 कहाँ है, 135 कहाँ? तो टाइम हम कह रहे हैं कि इकबाली साक्षी अब दिमाग अस्थिर करनी पड़ेगी। उस टाइम तुरंत पूछा जा रहा है इकबाली, इकबाली मतलब ये समझिए। देखिए भाई एक मिनट, जब दिमाग उल्टा चलने लगा तो फिर एक बार बताया जाए। इकबाली जैसे कि कहा जाता है ना कि इस अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया। जुर्म इकबाल करना मतलब कि अपना अपराध क्या कर लिया, स्वीकार। और इसी को लीगल भाषा में कन्फेशन या क्या कहते हैं सब। तो देखिए क्या होता है। अब सरकार क्या करती है, आज भी करती है, जो ये 3 साथी थे इसमें से एक को फोड़ेगी और इसको लालच देगी, चलो तुम्हारी सजा मैं कोर्ट से माफ करा दी और तुम ये करना कि साक्ष्य देना और जो भी बातें जानते हो साजिश के बारे में सब कुछ सही सही क्या करना बता देना, और तुम्हें तो मैं माफ करा देती हूँ। किससे? तो जब ए को माफ करा दिया जाता है और ए बी और सी के खिलाफ जा देता है, आग उगलता है, आग का गोला। और इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारियों में तमाम क्रांतिकारी इन्हीं गद्दारों के कारण ही फांसी पर झूले थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उस समय जो गद्दारी करता था उसको अंग्रेजी सरकार इनाम देती थी, लाल कोठी तो पीली कोठी तो ये बिल्डिंग देती। और आज लोग कहते हैं कि ये तो चंद्रशेखर आजाद जी क्या किया था, मुखबिरी। उस समय गद्दारी पर इनाम मिलता था, हाँ तमाम चीजें मिलती थी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और इस समय लोग गाली देंगे कि इनके घर वाले क्या किए थे। जैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सिंधिया परिवार ने तो इस युद्ध में इनका साथ दिया, तमाम आपत्ति आती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आगे भाई, तो ऐसी दशा में आपका यानी कि ये जो तीनों साजिश करता होंगे, देखिए इसका नाम बता दिया भाई, इसका नाम अब बदल जाएगा, इसका नाम होगा अब इकबाली साक्षी कह सकते हैं, सजा माफ गवाह या क्षमादान पाया गवाह या राज साक्षी या सरकारी गवाह। ये लेकिन कब ये, जब इसको न्यायालय, सरकार ने न्यायालय से क्या करवा दिया है, सजा माफ करवाया जाता है, शपथ लेता है, फिर बोलता है, वो तो अलग बात है, उतना डिटेल में एविडेंस में पढ़ाएंगे। अब आइए आपका 133 में ये साजिश करता क्या माने जाएंगे अपराध। अब 223 CRPC से निपटाया जाए। ये साजिश जो करता होंगे षड्यंत्रकारी, इनका ज्वाइंट ट्रायल चलेगा। बेशक ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है तो इनका संयुक्त विचारण चल सकता है कि नहीं चल सकता है। और 223 और भी चीजें हैं, 223 बहुत है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 आई तो पूछा जाता है कि कौन सी धारा एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। स्वीकरण के सिद्धांत पर कौन सी धारा साक्ष्य अधिनियम की आधारित है। 10 और 10 में केस 4-5 याद हर हाल में होना चाहिए। आपका मिर्जा अकबर तो महत्वपूर्ण ही है, ब्लैक एंड टाइट, शार्दुल सिंह का केस, रामेश्वर का केस, 4-5 केस हम रटवाएंगे। लेकिन फिर एक बार 10 पर आइए, एविडेंस था साजिश को साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम में विशेष रूप से एक अलग धारा का निर्माण ही किया गया। और कौन सी धारा वह है कि कैसे षड्यंत्र को साबित किया जाएगा और कौन कौन व्यक्ति इस साजिश में शामिल था, ये कैसे साबित किया जाएगा, इसके लिए साक्ष्य का स्पेशल नियम दिया गया है और अलग एक धारा उसमें दी गई है अलग से। कौन सी? 10। अब क्यों ऐसा बनाया गया तो आप कल्पना करिए भाई साजिश के बारे में। ये भी तीनों योजना बनाए कि चलो सरकार, चलो दी कि हम क्या कर देंगे। अब ये है कि योजना गुप्त रूप से बनाई जाती है, गुप्त रूप से फलित होती है, गुप्त रूप से आगे बढ़ाई जाती है, यानी कि साजिश में गुप्तता ज्यादा होती है। और इस गुप्तता के बारे में
प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना क्या होता है? मुश्किल। अतः जब प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलेगा तो आपका कम ही साक्ष्य पर विश्वास किया जाएगा। इसीलिए एविडेंस की कौन सी धारा बनाई गई है? 10 इसीलिए बनाई गई अलग से। अब ये समस्या आई कि आपका मूल रूप से षड्यंत्र के लिए 100 IPC में 107 का सेकेंड क्लास था, जो दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र को क्या बनाता था? दंड। अब ये क्वेश्चन आता है कि 120 के जोड़ने की क्या जरूरत पड़ती, और उसी को पकड़े रहिएगा कंपटीशन से, सतर्क होकर पकड़ना है पॉइंट को। 107 का सेकंड खंड केवल सफल दुष्प्रेरण के बारे में था, यानी कि साजिश रची गई और साजिश के अनुकरण में कोई कार्य का किया जाना क्या था? आवश्यक। अगर मात्र साजिश रच लेते थे षड्यंत्रकारी तो दंड से बच जाते थे। अतः अंग्रेजी सरकार ने ये सोचा इन साजिशकर्ताओं को भी मात्र क्या रचने के लिए साजिश दंडित किया जाए। तो किसकी रचना किसको जोड़ दिया अंग्रेजों ने IPC में? 120 है, और LLA में पूछा गया कब जोड़ी गई? 1913 में। केस भी दोषी बताया जाएगा, पहले भूमिका तो हो जाए। तो भूमिका चारों तरफ से घेरा जाता है और आपका 80-90% चांस रहता है कि भूमिका से ही आपका क्वेश्चन आ जाए। वो 10% के लिए केवल बेरेट बताया जाता है, मैं बता। अब यही क्वेश्चन बनता है 107 के सेकंड खंड और 120 के में अंतर क्या है? 107 के सेकंड खंड में कुछ न कुछ कार्य किया जाना षड्यंत्र के अनुसरण में क्या है? आवश्यक, और किसमें आवश्यक नहीं है? 120A में। लेकिन कब? वो दिमाग में बैठाना पॉइंट। यदि साजिश अपराध को करने के लिए की गई है तो उस अपराध को करने की दिशा में कोई कार्य करना आवश्यक नहीं, मात्र सहमत हो जाना, रजामंद हो जाना, एग्री हो जाना व्यक्ति को क्या बना देगा? दोषी। तो देखिए ए और बी आपस में साजिश रचते हैं कि चलो सी की हम लोग हत्या कर देंगे या करा देंगे। तो ए और बी कोई कार्य भी नहीं किए, तो 107 का सेकंड आपका कहता है कि कोई न कोई उस दिशा में क्या होगा। लेकिन 120 से कहता है कि मात्र साजिश रचना ही क्या होगा? माने अपराध होगा और व्यक्ति दंड के भागी होंगे। कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये कब? जब किसकी साजिश रची गई हो? अपराध करने की कि कोई अन्य कार्य करने की? अपराध, अन्य नहीं। अन्य भी बताया जाएगा, आपका टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि आपका अन्य भी बताया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर साजिश एक ऐसा अपराध है जो गुप्त रूप से फलता है, गुप्त रूप से बड़ा होता है, गुप्त रूप से कार्यान्वित होता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना क्या है? मुश्किल है। अतः परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर, कंडीशन के आधार पर इसे क्या किया जाता है? साबित। इसीलिए एविडेंस की धारा 10 में स्पेशल नियम बनाया गया है। तो आपका सोमवार को साजिश बताकर और दुष्प्रेरण भी निपटा दिया जाए, यानी कि आपका 2 चैप्टर सोमवार को निकालेंगे। 120A, 120B और 107 से 120 में समय लगता है। तो भाई कल आप रहेगा भाई प्राण आपका सोमवार को षड्यंत्र भूमिका बन गई बड़ी जोरदार। अब इसके बाद केस और कब जोड़ा जाए भी आपने में पूछा गया था, ज्यादातर बातें बता दें। सोमवार को भाई 107 से लेकर 120B तक पढ़कर आइए। स्पीड में चलेगा, थोड़ा घर से पढ़कर एक बार आइए। टेक्निकल क्वेश्चन तो बता ही जाए। चल जाएगा।